What is the cash flow statement? Cash flow statement is a statement which shows the inflows and outflows of cash and cash equivalents by classifying the transactions into operating, investing and financing activities. हमने अलग से सीखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, अलग से सीखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं. लास्ट पार्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. लास्ट पार्ट और सबसे छोटा पार्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. छोटा हो या बड़ा हो, एक भी पार्ट अगर आपको नहीं आता तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे. ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन आएंगे तो आप एक एक्टिविटी के बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. बट नॉर्मली पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को आती है. हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड एक एक दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई भी हो सकती हैं, तो इसलिए आपको सारे एस्पेक्ट्स इंडिविजुअली डील करने आने चाहिए. चलो लास्ट पार्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. पैसा रेज करने से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस. पैसा रेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों कवर होते हैं इसमें. चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, बोथ द सोर्सेज आर कवर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपके क्या हैं? डिबेंचर्स और शेयर्स. शेयर्स इशू करे, इनफ्लो. शेयर्स बायबैक करे, शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते. शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल नहीं होते. डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं. शेयर्स की रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट. आपने शेयर्स इशू करे, इनफ्लो. आपने डिबेंचर्स इशू करे, इनफ्लो. आपने लोन बोरो करा, इनफ्लो. आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया, इनफ्लो. आपका कैश क्रेडिट का बैलेंस बढ़ गया, इनफ्लो. तो वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. लोन बोरो किया है, लोन रीपे किया जाता है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है रीपेमेंट ऑफ लोन. इट विल लीड टू एन आउटफ्लो. डिबेंचर्स एक तरह का लोन ही होता है, तो डिबेंचर्स के जब आप पैसे वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. बट शेयर्स के पैसे जब आप वापस करते हैं, शेयर्स आर इररिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. तो कंपनी चाहे तो शेयर्स अपने बाय बैक कर सकती है. क्या कर सकती है? बाय बैक. दैट विल लीड टू एन आउटफ्लो. इसकी एक एक्सेप्शन होती है प्रेफरेंस शेयर्स. एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए इशू करे जाते हैं, उसके बाद आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं. इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल, बट कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स बाय बैक कर सकती है. दैट विल लीड टू एन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब आपने कुछ पेमेंट करी होगी, दैट इज एन आउटफ्लो. आपका कैश क्रेडिट का बैलेंस कम हो गया, आपने कुछ पेमेंट करी होगी, दैट इज एन आउटफ्लो. तो इनफ्लो, आउटफ्लो. और इनसे रिलेटेड कॉस्ट. इनसे रिलेटेड कॉस्ट, डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड ऑन शेयर्स. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज्ड डिविडेंड हो उस ईयर प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का तो इग्नोर करते हैं, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होगा. और एक और चीज हो सकती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. टैक्स तीन तरीके का हो सकता है. अगर सिर्फ टैक्स लिखा है तो वो इनकम टैक्स होता है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एक ही बात होती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट होता है. उसके अलावा दो और टाइप के टैक्सेस होते हैं. एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स. कैपिटल गेन्स टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है. और एक होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है. टैक्स पेमेंट है, इट विल बी शोन एज एन आउटफ्लो. जल्दी से एक बार फॉर्मेट सुन लेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स. आपने शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करे, पैसे आए. नाउ दीस शेयर्स मे बी इशूड एट पार और प्रीमियम. तो अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे तो ज्यादा पैसे आए होंगे. कह रहे जितने भी पैसे आए होंगे, अगर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में है तो यहाँ 100 रुपए आएंगे. 100 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम पे है तो 105 रुपए आएंगे. तो हम तो वो दिखा रहे ना कि पैसा कितना आया. तो अगर प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम दिखाएंगे. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट. एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट मतलब डिडक्टिंग डिस्काउंट.
प्रीमियम पे इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ तो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, डिस्काउंट पे हुआ तो पैसे कम आएंगे, तो वो डिडक्ट करके दिखाना है। तो एक्सक्लूडिंग की जगह, मतलब एक्सक्लूडिंग कैन बी अ मिसलीडिंग टर्म हियर, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम और आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, कि अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए कि 100 रुपए का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू है, तो आपको कितने पैसे मिले होंगे? 100 माइनस 10, 90 रुपीज। आपको दिखानी है प्रोसीड्स कि आपको पैसे कितने मिले। प्रीमियम पे अगर इशू हुए हैं तो एक्स्ट्रा पैसे मिले होंगे, डिस्काउंट पे अगर इशू हुए हैं तो कम पैसे मिले होंगे। कोई डाउट? लोन्स बोरोड, बोरो करें लोन तो इनफ्लो है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। अब इनसे रिलेटेड आउटफ्लोज क्या हो सकते हैं? जो आपने शेयर्स इशू करे थे वो बायबैक कर लिए, जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे वो रिडीम कर दिए, जो आपने डिबेंचर्स इशू करे थे वो रिडीम कर दिए, जो आपने लोन्स बोरो किए थे वो रीपे कर दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट कम हो रहा है तो आपने कुछ पैसे वापस करे हैं बैंक के। डिविडेंड पेड, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो, इंटरेस्ट पेड, चाहे वो डिबेंचर्स पे हो या लोन्स पे हो। और एक एक्सेप्शनल आइटम आपको क्या बताया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब रेयर आइटम्स होते हैं, बट जब कर ही रहे हो तो पूरा पढ़ो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स is shown as an outflow, is shown as an outflow under financing activities। इजी है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब क्या होता है? डिबेंचर्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, शेयर्स के केस में रेट ऑफ डिविडेंड, ऐसे बैंक लोन में भी हो सकता है। तो सर हमें तो दो बैलेंसेस दिए होंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो हम किस पे निकालें? तो आपको बताया था ना कि आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर चेंज हुआ कि फॉर एग्जांपल जब साल शुरू हुआ तो डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, जब साल खत्म हुआ तो डिबेंचर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 12 लाख, तो आपने इस साल और 2 लाख के डिबेंचर्स इशू करे, आपका लोन बढ़ा तो आपने इंटरेस्ट ज्यादा दिया होगा। कह रहे बट ये तो बताया नहीं कि जो 2 लाख का एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे, जो 2 लाख का एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ी, ये डिबेंचर्स इशू कब करे? अगर तो ये इशू करे होते स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में तो फिर पूरे 12 लाख पे थ्रू आउट द ईयर इंटरेस्ट लगता, लेकिन अगर ये डिबेंचर्स इशू करे होते एट द एंड ऑफ द ईयर तो फिर थ्रू आउट द ईयर सिर्फ 10 लाख का बैलेंस रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो डेट नहीं देंगे तो फिर हम अजम्पशन लेते हैं कि जो भी चेंजेस हुए वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुए, और हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस पे कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल 10 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख था। अगर आपने ये अजम्पशन ले ली कि जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू हुए, तो फिर आप इंटरेस्ट तो 10 लाख पे ही दोगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पे अप्लाई होता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे भी और शेयर्स के डिविडेंड पे भी। इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस बेस्ड ऑन द अजम्पशन, आप अजम्पशन ले रहे हैं, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट changes took place at the end of the changes took place at the end of the। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? इजी है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्वेश्चन करके दिखाता हूं।